एवरीवन, मैं रविंदर। आज अप्लाइड मैकेनिक्स के इस वीडियो लेक्चर में मशीन के नियम को देखते हैं कि मशीन का नियम क्या होता है। तो किसी लोड उठाने वाली मशीन के लिए, है ना, किसी मशीन द्वारा उठाए गए भार तथा भार को उठाने के लिए मशीन पर लगाए गए प्रयास के बीच गणितीय संबंध बताने वाली समीकरण को हम मशीन का नियम कहते हैं। तो अगर यहाँ पर हम बात करें कि किसी भार उठाने वाली मशीन के लिए भार तथा प्रयास के बीच अगर हम ग्राफ प्लॉट करें, भार तथा प्रयास के बीच ग्राफ प्लॉट करें, तो हमें एक स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा प्राप्त होती है। ठीक है, सरल रेखा हम लोग पढ़ चुके हैं, y बराबर एम एक्स प्लस सी। ये y बराबर एम एक्स प्लस सी हमारे पास एक सरल रेखा आती है, जो यहाँ पर आपको ए बी से मैंने यहाँ पर डिनोट की है। ठीक है, ये y बराबर एम एक्स प्लस सी, ये इक्वेशन कैसे आती है? तो यहाँ पर अगर देखिए कि मैंने क्या है, इस एक्सिस पर लोड यानी भार को ले रखा है और इस एक्सिस पर मैंने प्रयास को ले रखा है। तो यहाँ पर हम अगर बात करें वास्तविक मशीन के लिए, ठीक है, तो वास्तविक मशीन के लिए मैंने ए बी लाइन से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, अगर हम बात करें किसी प्रैक्टिकल मशीन के लिए, तो प्रैक्टिकल मशीन के लिए सरल रेखा हमने ये बताई है। ठीक है, और बात करें किसी आदर्श मशीन के लिए, तो आदर्श के मशीन के लिए ओसी लाइन, यहाँ पर ओसी लाइन द्वारा एक सरल रेखा दिखाई गई है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए ओसी, अगर हम आदर्श मशीन की बात करें, किसी आदर्श मशीन के लिए कि जैसे जैसे हम किसी लोड को उठाने के लिए, है ना, लोड हमारे पास इस एक्सेस पर है, मान लीजिए लोड की वैल्यू कोई यहाँ पर होगी, मान लीजिए W1, है ना, तो W1 लोड को उठाने के लिए प्रयास हमें यहाँ लगाना पड़ेगा। तो मैंने मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक ये प्रयास P1 लगा दिया, है ना, W1 लोड उठाने के लिए प्रयास P1 लगा दिया। ठीक है, लोड उठ गया। उसके बाद अगर यहाँ पर मेरे पास लोड की वैल्यू कुछ ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है, अगर W2 लोड है तो उसे उठाने के लिए प्रयास कितना लगाना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक, ये मान लीजिए P2 है ना। और अगर मेरे पास W3 लोड है, कोई वैल्यू हो सकती है W3 की, तो W3 के लिए यहाँ पर प्रयास कितना लगाना पड़ेगा, P3, है ना। उसके बाद W4 की अगर बात करें, तो W4 लोड उठाने के लिए प्रयास यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए P4 लगाना पड़ेगा, है ना। तो हमने कि देखिए इस P1 वाले को और W1 वाले को यहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रही है, ये यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है, ये यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है, ये यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो स्ट्रेट लाइन OC है, तो OC किसी आदर्श मशीन के लिए ये एक सरल रेखा यहाँ बता रही है। तो आदर्श मशीन के लिए y बराबर एम एक्स, ठीक है, एम एक्स। यहाँ पर C की वैल्यू क्या होगी, 0, क्योंकि यहाँ पर कोई भी जो फ्रैक्शनल पार्ट या अंताखंड पार्ट है वो नहीं होगा, तो डायरेक्ट ये मूल बिंदु से ही जाएगी, 0 से। जैसे जैसे हम क्या करेंगे, लोड को अगर उठाएंगे, ठीक है, लोड की वैल्यू बढ़ाएंगे, प्रयास हमारे पास बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर C की वैल्यू क्या होती है भाई, 0, तो इसलिए y बराबर एम एक्स यहाँ पर आ जाता है ना। अब हम बात करते हैं किसी प्रैक्टिकल मशीन के लिए, ठीक है, या हम कह दें वास्तविक मशीन के लिए। तो वास्तविक मशीन के लिए y बराबर एम एक्स प्लस सी आता है। क्यों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर W1 लोड को उठाने के लिए हमें प्रयास लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए प्रयास को आप देखते रहें कि क्या प्रयास हमारे पास लगेंगे, है ना। तो अगर हम व्यवहार में देखें, प्रैक्टिकली रूप से देखें, तो किसी लोड को उठाने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है हमने 2 न्यूटन का फोर्स लगाया तो तुरंत 2 न्यूटन का भार उठाया, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हमको क्या है यहाँ पर कि अगर ये W1 न्यूटन का फोर्स है, मतलब भार है, इसको उठाने के लिए यहाँ से यहाँ तक कोई हमने फोर्स लगाया, उसके बाद ये फोर्स लगाने पर ये वेट हमारे पास नहीं उठ रहा है, ये हमारे पास यहाँ से यहाँ तक फ्रैक्शन लॉस हो जाता है। ठीक है, और हम प्रयास की वैल्यू को और ज़्यादा बढ़ाएंगे। ठीक है, यहाँ से अब बढ़ाना स्टार्ट करेंगे प्रयास की वैल्यू, यहाँ से लगाया तो हमने यहाँ से प्रयास, लेकिन यहाँ से यहाँ तक लगाया तो हमारे पास प्रयास लगाने पर लोड बिल्कुल भी नहीं उठ पाया। अब यहाँ से जैसे जैसे हम लोड की वैल्यू, मतलब प्रयास की वैल्यू बढ़ाएंगे, तो लोड उठना स्टार्ट हो जाएगा। इस पॉइंट के बाद लोड उठना स्टार्ट हो जाएगा, और जैसे जैसे इस पॉइंट पर आएगा, लोड यहाँ से यहाँ पहुँचेगा, तो हम इसको ऐसे देख लेंगे
और इस पॉइंट तक हम जब प्रयास लगा देंगे तो हमारे पास लोड यहाँ पर होगा, यानी इस लोड को उठाने के लिए हमें प्रयास ये मान लीजिए P1 प्रयास लगाना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक जो हमने प्रयास लगाया, उस प्रयास को लगाने से लोड नहीं उठ पाया। ठीक है, और जैसे ही प्रयास की वैल्यू हमने बढ़ानी स्टार्ट की, उसके बाद लोड उठना स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो इसको हम आगे अगर बात करें कि अगर लोड हमारे पास W2 है, तो उसको उठाने के लिए प्रैक्टिकल मशीन अगर हमारे पास है, उसे उठाने के लिए अब देखिए यहाँ से यहाँ तक फिर से फ्रैक्शनल पार्ट इसका यानी लॉस्ट पार्ट हो जाएगा, कुछ खत्म हो जाएगा प्रयास का। उसके बाद हम बढ़ाएंगे, उसके बाद इसको प्रयास को बढ़ाएंगे और प्रयास फाइनली यहाँ पर जो वैल्यू P2 जब प्रयास P2 हो जाएगी प्रयास की वैल्यू, तो W2 लोड उठ जाएगा, है ना। तो इस तरह से हम आगे भी इसको W3 यहाँ है तो इसके लिए हम यहाँ पर P3 वैल्यू लगा देंगे और ये हमारे पास लोड फाइनली उठ जाएगा, है ना। तो अगर हम यहाँ पर ग्राफ प्लॉट करें W और P के बीच, तो हमें इन पॉइंटों पर ये लाइन प्राप्त होती है। तो इसको ये जो सरल रेखा है, इसका मान ये होता है y बराबर mx प्लस c, है ना। तो इस सरल रेखा में y को अगर हम p से रिप्लेस कर दें, ठीक है, और अगर हम यहाँ पर x को किससे m से रिप्लेस कर दें, x को w से रिप्लेस कर दें, ठीक है। x अक्ष पे हमने क्या ले रखा है, w, तो x अक्ष पे हम किसको ले लें, w से रिप्लेस कर दें, और जो y अक्ष है, y अक्ष पे हम क्या कर दें, p को रिप्लेस कर दें, यानी y के लिए हम p से रिप्लेस कर दें, x के लिए w से रिप्लेस कर दें समीकरण में। तो हमारे पास समीकरण ये क्या बनेगी, p इक्वल टू m w प्लस सी। तो यही हमारे पास मशीन का नियम कहलाता है। तो मशीन का नियम आपको समझ में आया होगा कि मशीन का नियम क्या है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि हमारे पास m क्या है, तो m हमारे पास एक कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट वैल्यू है, और c क्या है, वो भी एक कांस्टेंट है। p आपको पता है प्रयास है, w क्या है, भार है, ठीक है। तो m हमारे पास ये बताता है कि इसका स्लोप कितना है, ठीक है। AB जो लाइन है हमारे पास, लाइन AB है ना, लाइन AB का स्लोप कितना है, ढलान कितना है ना। तो वो ढलान हमारे पास क्या होता है, हम ढलान की बात करें तो m बराबर हमारे पास होता है कितना, tan थीटा, अगर ये एंगल थीटा है तो, ठीक है। ये एंगल थीटा है, या फिर मैं यहाँ पर इसको थीटा दिखाऊं, है ना, ये एंगल थीटा है। हम AB लाइन की बात कर रहे हैं जो वास्तविक मशीन के लिए है। तो AB लाइन का जो समीकरण होगा वो यही होगा, यहाँ आप लिख सकते हैं AB लाइन का समीकरण, है ना। यहाँ पर AB लाइन का आप समीकरण लिख सकते हैं कि क्या होगा। तो यहाँ पर आपका होगा P इक्वल टू M, ठीक है, P इक्वल टू M W प्लस C, P इक्वल टू M W प्लस C। ये वास्तविक मशीन के लिए है ग्राफ, और OC ग्राफ आदर्श मशीन के लिए। तो आप यहाँ लिख सकते हैं फॉर आइडियल मशीन और रियल मशीन। ये जो मेरे पास है वो फॉर रियल मशीन M/C, ठीक है। और ये जो ग्राफ है, ये जो लाइन है OA है ना, स्ट्रेट लाइन, ये फॉर आइडियल मशीन, ठीक है। आइडियल मशीन के लिए है, M/C में लिख दे रहा हूँ मशीन, है ना। ये इस तरह से हमने यहाँ पर, हाँ मैं आपको बता दूं कि C क्या है, C हमारे पास ये जो है ये कांस्टेंट होता है ये, ठीक है। OC यानी OA जो कटान है, ठीक है, इसकी जो अंतःखंड की लेंथ है, जो फ्रैक्शन में लॉस्ट, फ्रैक्शन में किसी भार को उठाने के लिए जो हम प्रयास लगा रहे हैं, और वो प्रयास भार को उठाने के विरुद्ध जो खर्च हो रहा है फ्रैक्शन में, वो आपका C कहलाता है। C क्या होता है कि किसी भार को उठाने के लिए किए गए प्रयास का कुछ भाग फ्रैक्शन में जो खर्च हो जाता है वो आपका C कहलाता है। और ये क्या होता है, आपका एक नियतांक होता है जो हर मशीन के लिए फिक्स होता है, ठीक। तो यहाँ पर हमने मशीन के नियम को समझा कि मशीन का नियम क्या है, और आपको यहाँ पर थोड़ा सा नोट करने की आवश्यकता। तो नोट तो आप इसका जो डायग्राम है वो तो मैंने जो बोर्ड पे कराया उससे आप नोट कर लें, ठीक है। और बाकी यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं, और ये इसका आगे का पार्ट है, इसको आप नोट कर लेंगे। अभी मैं इसको समझा देता हूँ कि मशीन का नियम कैसे निकालते हैं। अब मशीन का नियम हम ज्ञात कैसे करते हैं, उसके लिए यहाँ पर
हमने ये रियल मशीन के लिए, तो मशीन के नियम के लिए अगर हम बात करें कि मशीन का नियम कैसे फाइंड आउट किया जाता है, किसी रियल मशीन के लिए मशीन का नियम कैसे फाइंड आउट किया जाता है, उसके लिए हमने यहाँ पर कुछ कंसिडरेशन किए हैं। मान लीजिए कि W1 ये वेट है, उसके लिए किसी रियल मशीन को उठाने के लिए P1 प्रयास लगता है और W2 वेट उठाने के लिए P2 प्रयास लगता है ना। और यहाँ पर हमने ये पॉइंट एज्यूम किए हैं R, S और T। ये पॉइंट नंबर 1 भी है, डेफिनेशन में हमने लिख रखा है पॉइंट नंबर 1, और ये पॉइंट नंबर 2, सेकेंड पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 1। तो यहाँ पर हम ये जो मशीन का नियम है, मशीन का नियम फाइंड आउट कैसे करते हैं किसी रियल मशीन के लिए। तो उसके लिए हम यहाँ मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एक रियल मशीन है जिससे W1 लोड उठाने के लिए P1 प्रयास लगाना पड़ता है और W2 लोड उठाने के लिए P2 प्रयास लगाना पड़ता है। ठीक है, W1 भार उठाने के लिए P1 प्रयास तथा W2 भार उठाने के लिए P2 प्रयास। देखिए यहाँ से आप यहाँ पर जाएंगे, ठीक है, W1 के लिए यहाँ जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर मशीन का जो नियम है उसको हम कैसे प्राप्त करते हैं किसी रियल मशीन के लिए। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि P1 प्रयास, ठीक है, M तो कांस्टेंट है, W1 वेट प्लस C भी कांस्टेंट है। ये समीकरण नंबर अगर 1 कहते हैं हम, ठीक है, W1 भार को उठाने के लिए P1 प्रयास लगाना पड़ता है। तो समीकरण ये स्टैंडर्ड मशीन के नियम से हम ये समीकरण एक बना लेंगे। इसी प्रकार W2 भार उठाने के लिए P2 प्रयास लगाना पड़ता है। तो हमारे पास ये रिलेशन एक बन जाएगा। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 को सॉल्व करेंगे। समीकरण नंबर 1 व 2 को सॉल्व करेंगे। समीकरण नंबर 1 व 2 को सॉल्व करके हम M और C कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, M और C के मान पुनः इन समीकरण में हम रख देंगे। ठीक है, M और C के मान हम इन समीकरण में रखेंगे तो हमारे पास जो समीकरण प्राप्त होंगी उन्हें हम मशीन का नियम कहते हैं, है ना। कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद मशीन के नियम की जो समीकरण है उसमें हम पुट कर देते हैं तो हमें मशीन का नियम प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो मशीन का नियम कैसे प्राप्त करते हैं किसी रियल मशीन के लिए आपको समझ गए होंगे। तो यहाँ ये किसी रियल मशीन के लिए घर्षण के विरुद्ध खर्च प्रयास हमको निकालना है कि घर्षण के विरुद्ध प्रयास कितना खर्च करना पड़ रहा है। तो यहाँ पर इस ग्राफ में देखें कि अगर यहाँ से ये R पॉइंट और T है ना, W1 भार उठाने के लिए P1 प्रयास हमें लगाना पड़ता है किसी रियल मशीन पर। किसी रियल मशीन पर W1 भार उठाने के लिए P1 प्रयास लगाना पड़ता है। तो R से लेके T तक जो टोटल प्रयास हमारे पास कहलाएगा, क्या कहलाएगा, RT, है ना, जिसमें से एक पोर्शन ये है, ठीक है, जो कि घर्षण के लिए बताता है। ठीक है, ये अंतःखंड की लंबाई C बताती है। तो एक पोर्शन ये है RS और एक पोर्शन ये आपका ST, है ना। टोटल आपका जो प्रयास है वो R से T तक है किसी रियल मशीन के लिए, है ना। अब यहाँ पर देखिए कोई रियल मशीन है तो वो W1 भार के लिए यहाँ तक प्रयास लगाती है ना। और अगर आदर्श मशीन की बात करें तो W1 भार उठाने के लिए वो इतना प्रयास लगाती है ना। तो अगर हम वास्तव में देखें, है ना, आइडियल मशीन के लिए देखें तो यहाँ से यहाँ तक जो प्रयास है वो किसी भार W1 उठाने के लिए, किसी भार W1 को उठाने के लिए पर्याप्त प्रयास है ना। किसी आदर्श मशीन के हिसाब से अगर हम देखें तो W1 भार उठाने के लिए P1 प्रयास यहाँ तक, ये जो प्रयास है वो सफिशिएंट है, ठीक है, आवश्यक प्रयास है। लेकिन वास्तविक मशीन के लिए वो प्रयास की वैल्यू इतनी हो जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि घर्षण के विरुद्ध हमें इतना एक्स्ट्रा, ये एक्स्ट्रा पोर्शन है, इतना काम एक्स्ट्रा, इतना प्रयास एक्स्ट्रा लगाना पड़ता है। किसी रियल मशीन के लिए घर्षण के विरुद्ध इतना प्रयास एक्स्ट्रा लगाना पड़ता है। इस बात को आप समझ लें अच्छे से कि किसी
रियल मशीन के लिए, वास्तविक मशीन के लिए W1 बाहर उठाने के लिए P1 प्रयास लगाना पड़ता है। तो P1 तक अगर हम बात करें, ये पॉइंट R है और ये T है, तो टोटल प्रयास ये हो जाएगा, है ना। और अगर किसी आइडियल मशीन के लिए बात करें तो हमारे पास W1 बाहर उठाने के लिए यहां से यहां तक यानी RS प्रयास लगाना पड़ता है, ठीक है। तो यहां पर हम अब कह सकते हैं कि रियल मशीन के लिए यहां से यहां तक लगाना पड़ रहा है, आइडियल मशीन के लिए यहां से यहां तक लगाना पड़ रहा है। तो रियल मशीन में फ्रैक्शन के विरुद्ध हमको कार्य करना पड़ता है, यानी फ्रैक्शन के विरुद्ध हमको एक्स्ट्रा प्रयास लगाना पड़ता है। वो एक्स्ट्रा प्रयास ये होगा क्योंकि किसी भार W को उठाने के लिए आवश्यक प्रयास इतना होता है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि R और T है वो कुल प्रयास है, यहाँ देखिए RT टोटल प्रयास है, RS जो R से लेके S तक है वो भार W को उठाने के लिए आवश्यक प्रयास है, ठीक। और ST जो ऊपर वाला पोर्शन है वो घर्षण के विरुद्ध खर्च प्रयास है। तो हम यहाँ से घर्षण के विरुद्ध खर्च प्रयास यानी ST की वैल्यू निकालना चाहते हैं। तो ST बराबर क्या हो जाएगा, टोटल प्रयास माइनस ये आपका RS, है ना, बाहर W को उठाने के लिए आवश्यक प्रयास। तो ये रिलेशन आपको ध्यान रखेंगे। अब मैं यहीं पर एक छोटा सा इस पे न्यूमेरिकल कराता हूँ। उम्मीद है ये आपको मशीन का नियम समझ में आया होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन को ये देख सकते हैं। तो आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, है ना। किसी उत्थापन यंत्र में 7800 न्यूटन भार को 1 से 50 न्यूटन आयास उठा लेता है, इसका यांत्रिक लाभ क्या होगा। पहले में ये पूछा है, यदि किसी मशीन की दक्षता 52% हो तो वेगानुपात क्या होगा। यदि इसी मशीन में 250 न्यूटन का आयास 13 से 50 न्यूटन भार को उठाता हो तो इस मशीन में मशीन की दक्षता क्या होगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने देखी 3 कंडीशन यहाँ पर लिख दी। पहली कंडीशन में आपको ये वेट दे रखा है, भार दे रखा है और प्रयास दे रखा है, तो मैकेनिकल एडवांटेज पूछा है। सेकंड में एफिशिएंसी दे रखी है 52%, तो वेलोसिटी रेशियो पूछा है। थर्ड में आपसे यहाँ पर प्रयास दे रखा है और भार दे रखा है, तो एफिशिएंसी के लिए पूछा गया है। यानी 3 कंडीशन आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन में है। तो सबसे पहले हम इसको स्टार्ट करते हैं। हमें पता है मैकेनिकल एडवांटेज यानी यांत्रिक लाभ क्या होता है, W/P, यानी किसी मशीन के लिए मशीन का यांत्रिक लाभ क्या होता है, भार तथा प्रयास के अनुपात को उसका यांत्रिक लाभ बोलती है। हमारा फार्मूला हो गया। तो W की जगह पर हम ये W की वैल्यू लगा दे रहे हैं और P की जगह पर P की वैल्यू लगा दे रहे हैं, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये 52 ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। 52 इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, बस 52 इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो पहला आंसर हो गया। दूसरा, मशीन की अगर किसी मशीन की एफिशिएंसी 52% है तो उसका वेलोसिटी रेशियो निकालिए, ठीक है। तो यहाँ पर वेलोसिटी रेशियो हमें निकालना है। तो वेलोसिटी रेशियो निकालने के लिए हमें पता है कि हमारे पास एक रिलेशन होता है जिसको हमने पढ़ा था। क्या पढ़ा था कि ये ईटा बराबर, ठीक है, ईटा बराबर आपने क्या पढ़ा था, ईटा बराबर हमारे पास था मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो। तो मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो ये आपने फार्मूला पढ़ा था, ठीक है। तो इस फार्मूले की हेल्प से हम वेलोसिटी रेशियो निकालेंगे। वेलोसिटी रेशियो को निकालना है तो वेलोसिटी रेशियो के लिए फार्मूला हो जाएगा मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन ईटा, ठीक है। तो मैकेनिकल एडवांटेज ऑलरेडी हम इस मशीन का निकाल चुके हैं, वो हमारे पास कितना है 52 और एफिशिएंसी इसकी कितनी है 52%, है ना, 52%, है ना। अब ये परसेंट को हमको सॉल्व करना है, तो इसे सॉल्व करने के लिए आपको पता है 52 अपॉन 52, ठीक है, अपॉन 100। ये परसेंटेज है ना, इसको अपॉन 100 करना पड़ेगा। परसेंटेज का साइन हटाने के लिए आप परसेंटेज के क्वेश्चन किए हैं, तो ये से ये कट जाएगा और 100 ऊपर आ जाएगा, तो ये 100 ये इसका आ जाएगा, ठीक है। वेलोसिटी रेशियो कितना हो जाएगा इसका 100 हो जाएगा, ठीक। तो वेलोसिटी रेशियो हमने 100 निकाल लिया। अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। तो थर्ड पार्ट इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। थर्ड पार्ट में आप देखिए क्या मुझे निकालना है, ठीक है। थर्ड पार्ट में हमको एफिशिएंसी निकालनी है। कब निकालनी है एफिशिएंसी, जब इतना प्रयास इतने लोड को उठा लेता हो तो उसकी एफिशिएंसी निकालिए, ठीक है। तो एफिशिएंसी के लिए फार्मूला होता है एफिशिएंसी इक्वल टू MA अपॉन VR, मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो। तो पहले हमने मैकेनिकल एडवांटेज निकाला W/P, W 1350 अपॉन P 54, मैकेनिकल एडवांटेज ये मेरे पास आ गया, ठीक है। अब मैं इस फार्मूले में लगा रहा हूँ। तो इस फार्मूले में मैकेनिकल एडवांटेज 54 लगाएंगे
और वेलोसिटी रेशियो मुझे क्या लगाएंगे। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं, आपको याद रखना है, किसी भी मशीन के लिए वेलोसिटी रेशियो एक बार जो फिक्स हो गया वो उतना ही रहता है, वो कभी चेंज नहीं होता है। मैं आपको आगे प्रैक्टिकली बताऊंगा, लैब में भी बताऊंगा और आगे मशीन पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको बताऊंगा कि वेलोसिटी रेशियो क्यों चेंज नहीं होता है, वो हमेशा मशीन के लिए फिक्स रहता है ना। तो वेलोसिटी रेशियो की जो वैल्यू है वो आपकी कितनी है, 100 है ना। 100 देखिए इसमें आपकी निकल के आई थी सेकंड पार्ट में, है ना। जो सेकंड पार्ट मैंने अभी कराया था उसमें वेलोसिटी रेशियो की वैल्यू कितनी आई थी, BR इक्वल टू 100 आई थी ना, तो मैंने 100 लगा दी। ठीक, तो एफिशिएंसी इस मशीन की कितनी हो जाएगी, है ना, 0.54, है ना, एफिशिएंसी हो गई। लेकिन अगर एफिशिएंसी को परसेंटेज में निकालना है, परसेंट एफिशिएंसी, तो हम क्या कर देंगे, इसमें 100 की मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 0.54 गुणे 100 इक्वल टू 54। ठीक है, तो 54% इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी, यानी कार्य करने की जो दक्षता है इस मशीन की वो 54 हो जाएगी। ठीक, सेकंड क्वेश्चन आगे देखते हैं इसका। तो उम्मीद है आपने सेकंड क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा। मैं आपको बता दे रहा हूँ, एक उत्तापन मशीन में 225 न्यूटन का भार उठाने के लिए, ठीक है, 60 न्यूटन का प्रयास लगता है और 330 न्यूटन का भार उठाने के लिए 77 न्यूटन का प्रयास लगता है। यदि यंत्र का वेगानुपात 20 हो तो यंत्र की दक्षता दोनों भारों के लिए निकालिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये लोड है, इस लोड को उठाने के लिए इतना प्रयास लगाना पड़ता है, इस लोड को उठाने के लिए इतना प्रयास लगाना पड़ता है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। और इस मशीन का वेगानुपात कितना है, 20 है। तो इस कंडीशन में और इस कंडीशन में, यानी मशीन के लिए वेगानुपात हमेशा कॉमन रहता है, वो फिक्स रहता है पूरे न्यूमेरिकल में। जब भी हम बात करेंगे, ठीक है, किसी भी न्यूमेरिकल में, तो वेगानुपात की वैल्यू चेंज नहीं होती है। इसको हम आपको आगे बताएंगे डेरिवेशन में कि क्यों चेंज नहीं होती है। ठीक है, अभी आप इतना ध्यान रख लें। तो एफिशिएंसी पूछिए कि इस केस में एफिशिएंसी क्या होगी और इस केस में एफिशिएंसी क्या होगी। ठीक, तो एफिशिएंसी बराबर क्या होता है, मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो। मैकेनिकल एडवांटेज का फार्मूला होता है W/P अपॉन वेलोसिटी रेशियो। वेलोसिटी रेशियो दे रखी है, इसको हमें ब्रेक नहीं करना। मैकेनिकल एडवांटेज नहीं दे रखा था तो उसको हमने फार्मूले में ब्रेक कर दिया, W/P, ठीक है, गुणे वेलोसिटी रेशियो। अब हमने पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग W का मान लगा दिया उठा के 225, ठीक है, P का मान लगा दिया 60, वेलोसिटी रेशियो लगा दिया 20 और एफिशिएंसी को परसेंट में निकालने के लिए 100 से गुणा कर दिया, तो एफिशिएंसी परसेंटेज में आ गई। ठीक है, सेकंड वाली कंडीशन में देखते हैं। तो फार्मूला एफिशिएंसी पूछा है, तो फार्मूला हम डिजाइन कर चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास इस फार्मूले में क्या हो जाएगा, W 233 अपॉन P 77, ठीक है, वेलोसिटी रेशियो 20 और 100% में एफिशिएंसी निकालने के लिए 100 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास ये इतना आंसर हो गया। ठीक है, तो इसी प्रकार आप थर्ड क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे। अगर कोई दिक्कत तो उसमें तो मुझे बता दें, ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिख के कमेंट करें और बताएं कि क्वेश्चन, तो मैं उसका सलूशन आपको प्रोवाइड करा दूंगा। थैंक यू।